नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष राय और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हैक विद राय। हालांकि आज मैं लेस टेक्निकल बट एक केस स्टडी पे बात करूंगा जो आपके बच्चों से रिलेटेड है। ये आपको सुनना चाहिए। यह इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि जब हम पुलिस की ट्रेनिंग और इन सब में पुलिस से रूबरू हुए, उनसे बात किया हमने, तो हमें ये पता चला कि आज मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो साइबर क्राइम में इसी टाइप के केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो केसेस आप तक लाऊं। आज का सबसे खतरनाक हथियार ना ही बंदूक है और ना चाकू। तो वो एक ऐसा डिवाइस है जो सबके हाथों में है, वो है मोबाइल। और वो हर बच्चों के हाथ में है, चाहे वो बच्चा 3 साल का हो, 9 साल का हो, 12 साल का हो, 25 साल का हो, और सभी इसे यूज कर रहे हैं। हिंदी में एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन यहाँ तो खतरा दिखता ही नहीं, चुपचाप रहता है। आप भरोसा करते हैं इस पे, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक क्लिक, और आपकी जिंदगी आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाती है। यह सिर्फ एक फोन नहीं, ये एक ऐसा जाल है जिसमें मासूम बच्चे आपकी आंखों के सामने फंस रहे हैं और आपको खबर तक नहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आज हम बात करेंगे उसी सच्चाई की जिसे नजरअंदाज करना आग से खेलने जैसा हो सकता है। और ये है मोबाइल का डार्क साइड, एक साइलेंट किलर जो आपके बच्चों के हाथ में है। अपराध बदल चुका है। अपराधी हथियार लेकर नहीं निकलते, वे सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पैसे की लूट, ऑनलाइन फ्रॉड, तमाम तरह के। एक समय था 1990 से पहले, या उस समय का समय मान सकते हैं आप, जब हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे अपराध थे जो कि फिजिकल अपराध थे। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। फिर मोबाइल आया, हालांकि अपराधियों ने इसका इस्तेमाल भी शुरू किया, बट पुलिस ने उनकी कॉल टैपिंग की, ये नई तकनीक का इजाद किया और कई कई अपराधी पकड़े भी गए। लेकिन यह तकनीक यही नहीं रुकी। आज हर चीज मोबाइल में है। आज आप किसी के पॉकेट में पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उनके वॉलेट में है। आज आपके दोस्त ग्राउंड पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है। तो दोस्ती सोशल मीडिया में चली गई और भरोसा स्क्रीन में चला गया, जो कि पहले लोगों में होता था। और अब अपराधी भी वहीं छिपे हैं जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज हम एक केस स्टडी पे बात करते हैं और आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि यह आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर जहां प्रिया रहती थी, एक होनहार छात्र, एक टॉपर छात्र, एक प्यारी बेटी। उसकी दुनिया किताबें और सपनों से भरी थी। पढ़ाई, घर और एक छोटा सा पुराना मोबाइल जो उसके पिता ने उसे ऑनलाइन स्टडी करने के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि गांव और छोटे शहरों में वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आज मजबूरी, बच्चों को पढ़ना है, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके अलावा भी बच्चे बहुत सारे ऐप इंस्टॉल। ये एक स्टडी है कि आप 45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते पढ़ाई में, बट आजकल बच्चे 6 6 7 7 घंटे मोबाइल के साथ पढ़ रहे हैं। और माँ बाप को लग रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि कोई 45 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता एक बार, या उसका दिमाग उस चीज़ को ग्रैप नहीं करेगा। फिर वही बच्चे अलग अलग मैसेजिंग ऐप, गेमिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं। इस केस में क्या हुआ कि उस बच्ची प्रिया ने एक इंस्टाग्राम का ऐप इंस्टॉल किया अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। एक रात एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, एक अनजान लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट था। प्रोफाइल एक हंसमुख 17 साल का लड़का, उसकी प्रोफाइल फोटो थी। एक अजनबी, लेकिन बात करने का तरीका बिल्कुल अपना सा। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, एक मैसेज से, जो हमें लगता है कि बस एक मैसेज ही तो है। बट हाय, तुम्हारी पोस्ट बहुत अच्छी लगी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बीतते गए, बातें बढ़ी। वो रोजाना बात करते थे, पढ़ाई की, सपनों की, परिवार की।
प्रिया को ऐसा लगा जैसे एक सच्चा दोस्त मिल गया। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तारीफ, भरोसा, दोस्ती। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने पहले कभी किसी से इतना खुलकर बात नहीं किया। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। उसे लगा कोई उसे समझता है, लेकिन जो उसे दोस्त लग रहा था, असल में वो एक 34 साल का अपराधी था, जो 11 फर्जी प्रोफाइल चलाता था। स्क्रीन की दूसरी तरफ एक चेहरा नहीं, एक इरादा था। दूर बैठे जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं, वह एक इरादे से आपके साथ बात कर रहा है। साइबर अपराधी हमेशा भरोसे को अपना हथियार बनाते हैं, और इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे वह अपनों से दूर होने लगी, क्योंकि वो उस अनजान व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। घर में साथ थे, फिर भी प्रिया अकेली थी। उसे अपने इस दोस्त को घर से छुपाना शुरू कर दिया। परिवार पास था, लेकिन भरोसा कहीं और चला गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी स्क्रीन के उस पार है, लेकिन धीरे 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 उसने प्रिया को प्यार के जाल में फंसाकर प्रिया से उसकी पर्सनल फोटो शेयर करने को कहा, जो कि आम तौर पे आज बहुत हो रहा है। आज हम माने या न माने, ऐसे लोग, ऐसे क्रिमिनल बैठे हुए हैं। प्रिया के मना करने के बावजूद भी, प्रिया ने मना किया, मतलब उस बच्ची ने मना किया, उसके बाद भी उस पे इमोशनल प्यार का दबाव बनाया गया। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, हमारा प्यार बस इतना ही है, वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनली उस बच्ची को लगा कि प्यार प्रूफ करने का ये सही मौका है। उस प्रिया ने भरोसा करके गलती कर दी, और फिर ही वॉज आस्किंग मोर फोटोज। अब स्टार्ट हुआ, और फिर वो मैसेज आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां तक प्रिया सोच रही थी कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो उसका सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये मैं सब तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे घर, सबको भेज दूंगा। डर, घबराहट और सन्नाटा उसकी जिंदगी में छा गया। जिसे वो प्यार समझ रही थी, वह एक जाल निकला। 47 दिनों तक उस बच्ची ने न ठीक से खाया, न सोई। वह स्कूल जाती रही, लेकिन वो वहां नहीं थी। ना हंसी, न दोस्त, न पढ़ाई, सबसे दूरी बना लिया उसने। केवल डर, शर्म और अकेलापन उसके चारों तरफ था। उसे लगा कि अगर किसी को बताई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको लगा कि ये चीज अगर मेरे पापा को पता चल गई तो उससे अच्छा मैं सुसाइड कर लेती, इतना तक। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह चुप रहकर वह उस अपराधी को और ताकतवर बना रही थी। और यही होता है। आजकल बच्चे जो है, बहुत यंग बच्चे, 12-13 साल के, माता पिता से डर कि क्या होगा, समाज क्या होगा। और यही है साइबर क्राइम का असली असर, जो दिखता नहीं, तोड़ देता है, और हर किसी को। ये तो मैं बच्चों के ऊपर सीरीज लाया हूँ, केस स्टडी है, इसलिए मैं बात करूंगा बड़े नेक्स्ट केस स्टडी में या कुछ और केस स्टडी में। मैं उन लोगों की भी बात करूंगा जो अपने आप को पेरेंट्स कहते हैं, वो भी ऐसे जाल में फंस जाते हैं। तो ये केवल किसी एज कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। लेकिन हर कहानी का अंत अंधेरा नहीं होता। कभी कभी बस एक इंसान मिल जाता है जो आपको मदद करे, आप जिसको ढूंढ रहे हो, जो पूछ ले आपसे कि आप ठीक है, और वही सवाल आपकी जिंदगी बदल देता है। प्रिया के टीचर ने नोटिस किया कि प्रिया पढ़ने में बहुत तेज थी। बिंग एज अ टीचर हम भी बच्चों को नोटिस करते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें पता है कि ये बच्चा आंसर करता है, ये बच्चा अटेंटिव रहता है, और अचानक अगर वो रिस्पॉन्स न करे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके जीवन में। और यही चीज उस टीचर ने नोटिस करी। टीचर ने उससे पूछा, बेटा कई दिनों से देख रही हो, कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ। हालांकि प्रिया नहीं बताना चाहती थी, बट
फिर भी टीचर ने उससे एक बड़ी बहन की तरह कंसोल किया, उसको भरोसा दिया। तब जाकर प्रिया ने उसे बताया कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, और उसने अपनी पूरी स्टोरी नरेट की। लास्ट में उस टीचर के सूझबूझ उसकी मदद से एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। 19 दिनों के भीतर ही वो क्रिमिनल पकड़ा गया। वह एक 34 साल का क्रिमिनल था। और अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ यह एक कहानी है, तो एक बार सच देखिए। कोलकाता, 16 साल की लड़की, इंस्टाग्राम पे दोस्ती, फिर ब्लैकमेल। भोपाल, 12-13 साल, जस्ट एज ऑफ 12 एंड 13 years ओल्ड, फर्जी अकाउंट, मॉफ फोटो के साथ criminals have blackmailed. Amravati, 190 victims, more than 300 वीडियोस, 190 से ज्यादा पीड़ित और 300 से ज्यादा वीडियो, आरोपी बस एक। तो जिसे आप एक आरोपी समझ रहे हैं, वह न जाने कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व है। बेंगलुरु, 17 साल की लड़की, अगेन इंस्टाग्राम पे बात, भरोसा, और वहीं से क्राइम स्टार्ट। हैदराबाद, 20 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां, एक ही जाल, बार बार। जयपुर, जहां पे एक बच्चे को हनी ट्रैप किया गया और उससे 12 लाख से ज्यादा उगाए। आपको लग रहा होगा ये अलग अलग शहर है, बट शहर नहीं, ये एक पैटर्न है। एक गलती आप इसे न माने, यह एक गंभीर अपराध है। भारत के कानून में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध एक नॉन बेलेबल अपराध है। ऐसे अपराधी को सालों की जेल होती है। IT एक्ट 67B, नाबालिग से जुड़ा कोई भी कंटेंट अगर कोई भी इंटरनेट पे पब्लिश करता है, उस पे उसको गैर जमानती वारंट इशू होगा। पॉस्को एक्ट, बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न, 3 से 7 साल की सजा, अगर ये ऑनलाइन में हो। भारतीय न्याय संहिता, ऑनलाइन स्टॉकिंग, अगर कोई कोई आपके बच्चे को स्टॉक कर रहा है और आपका बच्चा आपको इन्फॉर्म कर रहा है, इसको आप रिपोर्ट करिए। ये एक दंडनीय अपराध है। प्राइवेसी वायलेशन, जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता तो वो भी अपराधी है, क्योंकि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। याद रखिए, कानून सख्त है। और आप सोचते हैं ये अपराधी बच जाएंगे, ये छोटे अपराध है, नहीं। हर क्लिक अपना निशान छोड़ती है। चाहे वो VPN के पीछे बैठ के कर रहा हो, चाहे वो ई सिम यूज कर रहा हो, चाहे वॉइस एवर IP यूज कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं से या तो उसका IP, या उस डिवाइस का IMEI नंबर, या हर फोटो में छिपा हुआ लोकेशन और टाइम, उसके मेटा डेटा से, कॉल रिकॉर्ड से उसके टावर और उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। डिलीट किया हुआ डेटा भी वापस किया जा सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। फॉरेंसिक की मदद से टेलीग्राम पे डिलीटेड डेटा को भी वापस किया गया। प्रिया के केस में अपराधी 19 दिनों के भीतर पकड़ा गया, लेकिन जो नहीं लौटाया जा सकता वह है उसने जो तस्वीरें फैलाई, उसे पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता। वंस डेटा इज ओवर द इंटरनेट, इट इज ऑलवेज ओवर द इंटरनेट, either on one platform or the other platform. So एक गलती उसका जीवन भर पीछा करती है। डरना नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप फोन यूज ना करें, आप अपने बच्चों को फोन न दें, दैट इज द नीड ऑफ टुडेज एरा। बट समझना और बात करना समाधान है। आपको अपने बच्चों के लिए सुरक्षित कदम उठाना चाहिए। आपको क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, वो आपको समझना होगा। आप बात कीजिए बच्चों की, निगरानी नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स उनकी निगरानी करने लगते हैं, तो निगरानी से बच्चे और आपसे छुपाएंगे अगर उनको पता चल गया। आप उनको ऑनलाइन खतरों के बारे में बताएं, उन्हें डराएं नहीं बल्कि उन्हें समझाएं। ऐसा माहौल बनाएं ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सकें। और जानिए कि वो कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डाइकॉट, प्राइवेसी सेटिंग्स, प्रोफाइल को प्राइवेट रखना। रीजन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसे इंडिया में हर चीज का कानून है। कानून क्यों बनाया गया? 21 साल से ऊपर आपको शादी करना है, 18 साल के बाद आपको वोट देना है, क्योंकि ये माना जाता है कि उस एज तक आप बच्चे हैं। यू डोंट हैव दैट मच पावर टू थिंक कि क्या हो सकता है, व्हाट प्रिडिक्टेड थ्रेट्स आर देयर। तो यह मैं किसी की आज़ादी नहीं, बल्कि आपको किसी को
आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, सही तकनीक का इस्तेमाल करिए। आप अपने बच्चों को केवल फ़ोन न दें, फ़ोन देने से पहले आप देखें। आप ध्यान देते हैं कि आपके घर के भीतर कोई अनजान आदमी ना आ जाए, आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं। बट आपने फ़ोन दिया है और उससे वो बच्चा किससे बात कर रहा है, किससे, कौन साइबर क्रिमिनल हो सकता है, कौन नहीं, तो इसके लिए गूगल फैमिली, स्क्रीन लिमिट, सेफ सर्च ये ऑन रखें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो आप सबके लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उस पेरेंटल कंट्रोल को अपने बच्चों के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकें और उनको बताएं कि ये क्यों कर रहे हैं आप। ये नहीं कि वो आप उन पे निगरानी रख रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है? घर में आप डिजिटल नियम बनाएं, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, कभी निजी फोटो को शेयर ना करें, ब्लॉक और रिपोर्ट करना सही है। सबसे मजबूत सुरक्षा कोई ऐप नहीं, बल्कि आप और आपके बच्चों के बीच का भरोसा है। विश कि किसी के साथ ना हो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ और आपका बच्चा आपके पास आए डरते हुए, टूटते हुए, तो याद रखिए उस पल आपका रिएक्शन सबसे जरूरी है। उस पे कंट्रोल करना, वो आपके बच्चे के जीवन को डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा आप पे भरोसा करे या नहीं करे। आपको शांत रहना होगा, आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप पे भरोसा करेगा या नहीं। आप सोचिए, ये तो आपका बच्चा है, जिसने उसको उस क्राइम में फंसाया है, दे आर द एक्सपर्ट, उनका काम है वो, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मैं नेक्स्ट कुछ और साइबर क्राइम मोडस ऑपरेंडी लाऊंगा जिसमें बच्चे नहीं, जिसमें बड़ों तक को टारगेट किया गया है। तो बिना सवालों की बौछार के उनकी बात माने, सबसे पहले उन पे बिलीव करें व्हाट दे आर सेइंग, उससे यकीन दिलाएं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। सारे सबूत, नाउ दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव ऑल दोज स्क्रीन शॉट चैट्स, बिकॉज अब ये पुलिस को हेल्प करेगा उसको ट्रैक करने में। तुरंत इसको साइबर क्राइम डॉट गॉव पे रजिस्टर्ड करें, 1930 पे कॉल करें, और ज़रूरत पड़े तो एक काउंसलर आप अपने बच्चे के लिए हायर करें। और सबसे पहले पेरेंट्स को जो उनको नहीं करना है, चिल्लाए नहीं, बच्चों को दोष ना दे, फोन छीनना समाधान नहीं है। इस बात को फैलाना और उसे चोट पहुंचाना कि ये तुम्हारी गलती है, ये कोई समाधान नहीं है। खुद अपराधी से किसी भी हालत में संपर्क ना करें, इसे हल्के में ना लें, बस इंटरनेट की बात सोचकर ऐसा छोड़ ना दें, ये तो होता रहता है। रिपोर्ट करने में देरी ना करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना चांस है कि वो क्रिमिनल बच जाएगा। तो जब बच्चा बोलता है वो आपसे मदद नहीं मांग रहा, वो आपका भरोसा मांग रहा है, वो आपका साथ मांग रहा है, उसे डर नहीं सहारा चाहिए। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ एक फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, वह एक दरवाजा है। जैसे आपके घर के भीतर एक मेन डोर होता है, वैसे ही वो मोबाइल जो है आपके बच्चे की जिंदगी में किसी अनजान आदमी के प्रवेश के लिए वो एक दरवाजा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू लॉक दैट डोर और नॉट। आपको उस दरवाजे को बंद करना है या केवल आप अपने घर का दरवाजा बंद करके संतोष कर रहे हैं, तो यह आपको डिसाइड करना है। आप सोचते हैं कि बच्चा एंटीवायरस और ऐप इंस्टॉल कर लेगा और टेक्नोलॉजी उसे बचा लेगी, नहीं। सच्चाई ये है, यू आर द फायरवॉल, यू आर द फायरवॉल एंड नो वन कैन सेव विदाउट योर हेल्प। ना कोई सिस्टम, ना कोई ऐप, एक जागरूक, समझदार और मजबूत परिवार ही सबसे मजबूत सुरक्षा है किसी बच्चे की। और इसी के साथ मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेरेंटल कंट्रोल पे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।